बट उसके पहले सबसे पहले नीचे देखो एक हमारे पास लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर देना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है। तो हम लोग अपनी रिवीजन में जो अगला टॉपिक लेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो हमें एक तो ये बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैं डायरेक्ट सिंपल तरीके से लिखता हूँ जिसमें मैक्सिमम बच्चे याद करते हैं इसको। अब वो चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कह लो या जैसा मर्जी इसको याद रखिए, इस तरीके से ध्यान रखना। बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस हमारा एंगल इधर चला गया तो आपको परपेंडिकुलर का मतलब है सामने वाली ये, और ये बेस का काम करेगा। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो ये जब हम लोग लिख लेंगे तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इनके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है। कॉसेक थीटा जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का यानी कि साइन का उल्टा है। सेक थीटा जो 1 कॉस थीटा है, और कॉट थीटा जो किसका होता है, टैन का, यानी 1 टैन थीटा। इसे याद रख लेना। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि टैन थीटा बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यानी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ आपको ध्यान रखनी है हमारे पे जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। पहले तो आपको ये याद रखना है कि साइन और कॉस की जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ स्क्वायर के लिए काम आएगी। क्यूब में दे रखा है मत लगाना, पावर 4 में दे रहा है मत लगाना, क्योंकि वो इनके लिए डील करेगा। ये आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर्स के लिए होती है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये बनता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, और इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेने होंगे। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिससे ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन में जहां पे, अब देखो ऐसे 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं जहां पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन का प्रयोग करना है। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को देखूं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहां से कॉसेक ए की वैल्यू 2 नजर आ रही है, जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना। वैसे तो अगर हम लोग क्लास और कॉपीज के हिसाब से चलें तो भैया ये मेथड थोड़ा गलत माना जाएगा, बट फिर भी हम लोग इसको एग्जाम में कर सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए दे रखा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2, और परपेंडिकुलर यानी सामने वाले साइड 1। तो ये बेस कैसे निकालें? हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर पता नहीं, तो 4, यहाँ 1, यहाँ बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर हो गया 3, यानी बेस हो गया हमारे पास √3। ठीक है, तो मैं यहाँ से रख के वैल्यूज निकाल सकता हूँ, यानी कि 1/tan a पूछ रहे हैं, और ये है sin a/1 प्लस cos a। तो बहुत ही सिंपल इनकी डेफिनेशन जैसे मैंने अभी आपको याद करवाई थी, आप लिख दें। तो 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे लिख लें, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, या वैल्यू डालना चाहते हो तो वैल्यू डाल दीजिए। तो ये बेस ऊपर आ जाएगा, ऐसे बन गया, ये बन गया p/h, और नीचे h के एलसीएम लोगे तो h प्लस b, और ये h ऊपर आ गया। देखो इसमें कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो चिंता मत करो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज़ ले सकते हो आप। तो हम लोग इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। p अपने पास दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 बेस, तो अपॉन में √3 है। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज 2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 हाइपोटेन्यूज 2। क्लियर? इधर आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ये टर्म ऊपर चली गई तो बन गया √3/1। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो ऊपर है, नीचे लिया 2 प्लस √3,
और ये टर्म अपने पास ऊपर आ चुकी है, इसके अपॉन में 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास हो गया √3 और इसके साथ की जो टर्म है वो है प्लस नीचे 2 + √3। तो भाई 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म अपने पास बन गई √3, रैशनलाइजेशन हो गया 2 - √3, नीचे हो जाएगा ये a + b a - b तो a² - b² यानी कि 4 - 3 यानी कि 1 यानी कि √3 + 2 - √3, √3 कट गया, इसका आंसर कितना है 2। क्लियर? तो एक हमारे पास ये बेसिक डेफिनेशन लगाने वाला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक ट्रिक पे जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पे देखो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर ये ध्यान रखो कि tan थीटा जो है वो sin थीटा बाई cos थीटा बनता है, ठीक है, और यही टर्म्स हमारे पास इधर दे रखी है। अब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में एक शॉर्ट ट्रिक लगा देना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया cos थीटा बाई cos थीटा 1, ये हो गया 4 cos थीटा बाई cos थीटा 1 और प्लस 3 sin थीटा बाई cos थीटा। तो भाई आप या तो ये याद रख लो, या हम जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये वैल्यू मेरे पास tan की हो जाएगी 2 और tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, फिर -1 नीचे हो जाएगा 4 - 3 एंड 3/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ कट करके 2 कर लेता हूँ तो वही हो जाएगा 3/2 -1 और नीचे हो जाएगा 4 - 9/4, एलसीएम ले लेना, ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 - 2/2 और यहाँ एलसीएम लिया तो 16 - 9/4, 4 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 यानी कि 2 और नीचे हो जाएगा 7, तो 2/7 जो है वो इसका आंसर है। क्लियर है? अब ये तो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट जहां हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी सिंपल रेसिप्रोकल वाली लगती हैं, और दूसरा जो है दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जहां पे हमें एक में तो प्रूव करना है 1/1 + sin थीटा 1/1 + 1 - sin थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sec² थीटा आना चाहिए, और दूसरा कुछ अजीब सा है, डरने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, बट हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब ये बड़े सिंपल होते हैं तो भैया करना क्या है, दो रैशनल नंबर अगर दे रखे हैं तो एलसीएम, तो ऐसे में आप एक काम करना, इसका लिखना सबसे पहले, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी 1/1 + sin थीटा 1/1 - sin थीटा, इसका एलसीएम उठाओगे तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा आ गया। क्लियर? ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, ये इधर हो जाएगी 1 + sin थीटा। अब ये दोनों तो कट गए, बचा 2 नीचे क्या बन गया, a + b a - b a² - b², आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी कौन सी थी भाई, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इसका क्वेश्चन तो 100% आएगा, मार्क कर लेना 100% आएगा। तो यहाँ से ये उधर लेके जाओगे तो cos² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, तो ये मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया कितना cos² थीटा, और 1/cos की भी आइडेंटिटी पड़ी है तो ये होता है sec थीटा, तो ये तो स्क्वायर में भी काम कर सकती है, क्यूब में भी कर सकती है, रूट में भी कर सकती है, तो ये बन गया 2 sec² थीटा। कितना आसान हुआ ना, सिंपल एलसीएम उठाओ, सिंप्लीफाई करो और आइडेंटिटी लगा दो। दूसरा इससे भी आसान, कैसे इससे भी आसान है भाई, हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन, भाई p की वैल्यू दे रखी है, और अगर p की वैल्यू दे रखी है, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जब p की वैल्यू दे रखी है तो मैं तो सिंपल यहाँ देखूंगा कि p अगर sec थीटा है प्लस tan थीटा बनता है तो p² की वैल्यू हो जाएगी sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। मार्क्स स्कोर करना है तो भैया ये अलग अलग करके आ जाना, तो a² + 2ab यहां हो जाएगा sec थीटा, ठीक है, sec थीटा tan थीटा और b² यानी कि tan² थीटा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग पहले तो स्क्वायर खोल दो,
ठीक है, ये काम मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कभी भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, चिंता मत करना कि हम उसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। जो जो चीज़ें पूछी हैं वो लिख के आ जाना, फिर उसको टर्म में रख देना, होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पी स्क्वायर जो है वो दे रखा है, तो मैंने क्या किया, हमें चाहिए पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। तो क्या बनेगा जरा देखें, सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब भाई याद करो tan की आइडेंटिटी क्या थी, tan की आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 को शिफ्ट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया तो उसको tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। देखो मैंने आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन लिए दोनों में सारी हमारी आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं। अब ऐसे में ये बन गए जोड़े, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये जो है मैं इसको ब्रैकेट ना बनाते हुए इसको मैं आपको स्टार लगा के दिखा देता हूं भाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ के बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर थीटा, फिर 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा और प्लस यहां बच गया tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये भी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, नीचे हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा एंड tan थीटा। दोनों में कुछ कॉमन है तो 2 सेक थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बच गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 tan थीटा कॉमन बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा। काट दें, अब बहुत आसान स्टेप है मैथमेटिक्स का, ये पूरा कट गया। सेक थीटा बाई tan थीटा, फिर से याद करें, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा और हमारा जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो टर्म हमारे पास बन गई, सेक मिल गया कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टर्म आ गई, इसके अंदर क्या होगा, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बच गया 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा जब, तब आप एक बार अपने आंसर को वेरीफाई करें। अपने पास यहां पे 2 tan, देखो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये एक, क्योंकि 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2004 सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन आया था, बट मेरी मिस्टेक रही यहाँ पे कि यहाँ ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। बट अगर ऐसा आए तो भाई यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट इसका आंसर कोसेक थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ वेरीफाई कर चुके हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा बच गया, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन अगर हम लोग गलत ले लें तो भाई एग्जाम में तो ये श्योरिटी रहेगी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो आप लोगों ने अगर सही मेथड किया तो इवन आप लोग क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे में देखो ये तो हो गया वो जिसके अंदर आइडेंटिटी लगती है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आती है और उस एप्लीकेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन कहता है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर of height 200 meters observes 2 cars on the straight highway leading to the foot. If the angle of depression of the 2 cars are 30 degree and 60 degree, find the distance between the 2 cars. तो ऐसे में ध्यान रखना हमारे पास जो टावर है वो बना रहेगा और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाएगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ से शुरू होंगे। तो ये रहा पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और हमारी दूसरी कार जो है वो यहाँ पे है, तो मैंने इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो 60 डिग्री, ठीक है। मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं तो भाई एक नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना ताकि टीचर देख के उसके नंबर दे दे आपको। ऐसे में अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री था
तो ये कंफर्म हो गया जो 90 डिग्री, ऐसा करना देखो 90 डिग्री से दूर जाते जाओगे ना एंगल हम लोग घटाते चले जाएंगे। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, हम लोग यहाँ गलती से 30 और यहाँ 60 लिख देते हैं। इससे बचने का तरीका मैं जानता हूँ, ये 90 है तो नेक्स्ट कौन सा आता है 60 आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है 30 आता है। तो जितना दूर जाओगे एंगल घटता चले जाएगा। तो इस तरीके से ले लेना। अब ये हमारे पास दे रखा है 200 मीटर, दोनों के बीच का गैप निकालना है तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का नामकरण कर देना, तो मैं लिख देता हूँ A B और ये रहे P और Q हमारी दो कार, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देना, 1 नंबर मिलेगा डायग्राम का। 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इनको पिक करो। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा हमारे पास ट्राइंगल है ABP, इसके अंदर हमें दिख रहा है 60 डिग्री, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ tan की वैल्यू डालनी। बट इसके पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन तभी मजा आएगा करने में अगर आप लोगों को सारी वैल्यूज मालूम है। वैसे तो इसके अंदर मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि वैल्यूज क्या हैं। ये टेबल आप लोग को आता ही होगा, 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। जाते ही अपने आंसर शीट में कहीं पीछे रफ में ये टेबल बना देना, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसे में ये है हमारे पास साइन की वैल्यू थीटा, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू। टैन तो जानते हैं साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आंसर हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 0 1/√3 1 और √3, ये है ND, नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है। आप लोगों को वैसे यही सारी वैल्यूज बेसिकली याद रखनी है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में बोर्ड एग्जाम सिर्फ इसी में से देता है। अब मेरे पास tan 60 है। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर है ये 200, पर अभी मैं AB लिखूंगा, और हाइपोटेन्यूज है BP, ये दे रखा है 200, ये y है और इसकी वैल्यू √3 है। यहाँ दे रखा है tan 60 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ से y निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 200/√3। फिर बड़ा ट्राइंगल उठा लेना, यहाँ पे मेरे पास है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री पे आ जाएगा AB और इसका बेस इतना लंबा है यानी कि BQ, ये बन जाएगा 200 और BQ है x + y, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है अपने पास 1/√3, ये हो जाएगा 200/x + y। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x + y = 200√3। हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200√3 माइनस y, यानी कि 200/√3। बच्चों एक काम मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यानी कि 3 - 1/√3, ये बन गया 2, मल्टीप्लाई हो गया 400 और √3/3, इतना मैं छोड़ूंगा। अगर मेरे को यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो √3 की वैल्यू लेना, वरना √3 की वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही एक और लेते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया, जहां पे मैं एक एलिवेशन और उसके बारे में भी बता दूं। तो फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई इन अ स्ट्रीट, मतलब एक स्ट्रीट के पास में एक घर दे रखा है, उसके अंदर एक विंडो है जो 15 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये ध्यान रखना, एलिवेशन आ रहा है तो ऊपर देखना है, डिप्रेशन आ रहा है तो नीचे देखना है। आप पहले ही विंडो पे हो, किसी विंडो से आप ऊपर देख रहे हो और किसी विंडो से आप नीचे देख रहे हो, तो सामने वाली बिल्डिंग जो है वो बड़ी है। तो हमारे पास यहाँ सामने वाला ऑफ द ऑपोजिट साइड, यानी एक घर है जो ऑपोजिट साइड पे है, वो दे रखा है 30 और 45। तो भाई ऐसे में हमारे पास ये रहा हमारा वो हाउस, और ये W स्टैंड्स फॉर उसके विंडो। क्योंकि यहीं से डिप्रेशन भी बनाना है, तो एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बनाऊंगा यहाँ पे, और सामने घर है, उस घर का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ऊपर की तरफ देखा गया, 30 डिग्री ऊपर की तरफ देखा और 45 डिग्री नीचे की तरफ देखा, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब ये जो है हमारी स्ट्रीट है, ठीक है, ये गली है ना, इसके 2 मकान बने हुए आमने सामने। अब ऐसे में हमें ये कहा गया है
कि ये जो हमारा मकान है वो है 15 मीटर, सामने वाला हमें पता नहीं, तो ऐसे में काम करते हैं, इसका नाम x, इसका नाम y तो क्या रखें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है ना एक, तो ये एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल जैसा बन जाता है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर होगा। ये हमें नहीं मालूम तो इसको y मान लेते हैं। फिर से नामकरण कर देना, w दे रखा है तो w x y z p कुछ भी लिख दो, ऐसे चलेगा। तो ऐसे में आप लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल उठाएं, सबसे पहले छोटा वाला उठाया, इन ट्राइंगल का नाम है WPZ, तो हमारे पास यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, तो tan 30 है PZ अपॉन WZ, ये है 1/√3 और ये वैल्यू दे रखी है x अपॉन y। हमारे पास तो y है नहीं, तो ऐसे में हमारी y की वैल्यू हो गई x√3। वही दूसरा ट्राइंगल उठाइए, तो इन ट्राइंगल हमारे पास WYZ ट्राइंगल आ रहा है, यहाँ पे tan 45 डिग्री है। अब tan 45 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कौन है इसका, YZ, बेस कौन है WZ, तो आप देखो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारे पास y, तो ये वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे साफ पता लग रहा है 15 मिल गई। ये तो मज़े ही आ गया ना, y की वैल्यू 15 है, तो हमारा ये काम हो गया। विड्थ ऑफ स्ट्रीट हमें पता लग गई, तो आप इसको हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अपने आंसर्स को हाईलाइट जरूर करना। और हमें हाइट ऑफ सामने वाला पेड़, वो भी जो घर है उसकी हाइट भी निकालनी है, तो यहाँ से नाउ x की वैल्यू कितनी हो गई, y/√3 यानी कि 15/√3। तो बच्चों √3 का एलसीएम जिसको रैशनलाइजेशन कहते हो वो कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, तो ये हो जाएगा 15√3/3, ये हो जाएगा 5, तो आंसर आ रहा है 5√3। देखो हो सकता है इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दें 1.73, वो रख के निकाल लीजिएगा। और सामने वाले की जो हाइट आ रही है, सामने वाले घर की जो हाइट है वो x + 15 है, इसका मतलब 15 + 5√3 यानी कि 5 कॉमन है, 3 + √3, √3 की वैल्यू आ जाए तो रख के निकाल लीजिएगा। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक आइडेंटिटी वाला और एक है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। तो हमारी इस रिवीजन की श्रृंखला में, इस सीरीज में अगला टॉपिक जो है ट्राइंगल्स। अब देखो ट्राइंगल में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट इस साल हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखनी है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरी हमें सिमिलैरिटी के अंदर जो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं वो याद रखने हैं, जिसमें AA सिमिलैरिटी, SSS और SAS। अब BPT क्या होती है आप लोग जानते हो भाई, इसकी थ्योरम जरूर याद रखना। सो थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट है, तो एज इट इज़ थ्योरम को याद कर डालो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा। और दूसरा है सिमिलर प्रूव करने के लिए, जिसमें सिमिलैरिटी के अंदर जब AAA या सिंपल AA या SAS या SSS की जगह हम लोग सबसे पहले अगर BPT के क्वेश्चन को देखें तो ध्यान रखना इन पैरेलल लाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन देखते ही पहचान लेना कि भाई इसके अंदर पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हमारी BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर कैसा भी ट्राइंगल हो और एक साइड ऐसी है जो किसी एक के पैरेलल है, तो ये दो साइड्स को कट करती है। अब ये पॉइंट अगर PQ है और ये अगर ABC है, तो ध्यान रखना यहाँ से ये दो रेशियोज यानी कि AP/PB AQ/QC है। वैसे आप लोग पूरी रिवीजन कर चुके हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ डार्क करके दिखा रहा हूँ। हमें सबसे पहले बोला है DE और AC, तो DE जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो, ये पॉइंट अपने पास D दे रखा है, तो DE साइड जो है वो पैरेलल है AC के, तो मैंने इसको डार्क कर दिए। अब ये डार्क करने पे हमारे पास दो पैरेलल लाइनें आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा कि भाई इसको देखें तो एक ट्राइंगल का नाम आता है, ट्राइंगल है BAC, जहाँ पे DE पैरेलल है AC के, इसका मतलब BD/DA बनेगा BE/EC, ठीक है। वहीं आप लोग दूसरे वाले ट्राइंगल को देखो, तो मैं जिगजैग बना देता हूँ। अब मेरे पास है यहाँ पे DC, तो ये रही DC लाइन और ये रही AP, ठीक है। अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो भाई ट्राइंगल का नाम क्या आता है, तो ट्राइंगल का नाम आएगा
इन ट्राइंगल बी ए पी, तो हमारे पास ये जो कंडीशन दे रखी है इसको अप्लाई करेंगे तो रेशियो बनेगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल दे रखे हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये इसके इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे जहाँ पे एक साइड पैरेलल दे रखी है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है 5 और यहाँ पे दे रखा है 15, तो आपको ये x की वैल्यू पूछ सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो भाई रेशियो लेके बीपीटी अप्लाई करके आप इसमें x की वैल्यू निकाल लेना। तो वही दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप देखो हम लोग इन सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दो, वैसे 99% हमारे पास दो एंगल से काम चलने वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, हमें डी ई की वैल्यू निकालनी है। अब जो डी ई है वो इधर आ रहा है। अब ऐसे में हमें दो ट्राइंगल देख ले मार्क कर रखा है, 1 और 2 अगर इक्वल है तो ये एंगल ए जो है वो कॉमन है, करेक्ट है ना। तो हमें राइट एंगल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है, तो 1 और एंगल ए के साथ ट्राइंगल का नाम बन गया ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा। अब एंगल ए तो कॉमन था इसलिए इसका भी एंगल ए पहले आएगा, बी यहाँ पे 1 था तो यहाँ डी है तो डी ई आ जाएगा। तो यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका हम लोग रेशियोज ले लेंगे। तो हमें ये डी ई चाहिए। अब डी ई के लिए मेरे को यहाँ बी सी होना चाहिए, तो मैंने लिया। अब ए सी भी ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हमें ये दोनों साइड्स तो लेनी जरूरी है, तो बी सी अपॉन डी ई। वहीं हम लोग देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमारे पास ए ई गिवन है, ए डी गिवन है, ठीक है। अब ये ए ई जो है यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से अगर ए ई लाना चाहते हो तो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। और तीसरी कैटेगरी जो बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास ए बी अपॉन ए डी। तो ये वैल्यूज़ रख के आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है बी सी हमारे पास दे रखा है 4.2, हमारे पास डी ई की वैल्यू है नहीं जो पता करनी है। हमारे पास ए सी की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, बट अभी हम लोग ए सी छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे ए सी रहने देता हूँ। ए ई की वैल्यू 3.6 है और हमारे पास ए बी भी नहीं गिवन है, तो मैं ए बी को भी अभी यहाँ छोड़ देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे ए डी की वैल्यू दे रखी है 3.8। तो एक वैल्यू और दे रखी थी, इसका यूज़ कैसे करें। अब ये जो बी ई का यूज़ है और ए ई, तो ये बी ई ए और ए ई को मिला दे तो ए बी बन जाता है। तो ए बी की वैल्यू बन गई, बी ई के साथ ए ई जोड़ दो। बी ई कितना है 2.1, ए ई कितना है 3.6, तो ये हमारे पास बन गया 7 और 5, तो 5.7 आ गया। तो मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5.7 कर सकता हूँ, तो 5.2। तो बच्चों इसको आप लोग यूज़ करके यहाँ से डी ई की वैल्यू निकाल लेना। तो ये हो गया हमारे पास एक टाइप। अब ये जो अगला टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, परपेंडिकुलर शब्द है, 90 डिग्री मेरे को दिख रहा है। तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा टेंशन ना लें, इसके अंदर भी हम लोग ए से कर सकते हैं। ये ट्राइंगल जो है वो ए ई सी बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो ए डी बी के इक्वल करना है। तो यहाँ पे भी आप देखना एंगल ए जो है वो कॉमन हो जाएगा, दो 90 डिग्री दे रखे हैं और आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो ट्राइंगल चैप्टर ऐसा है, ज़्यादातर बच्चे ज्योमेट्री से बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को फेस होती है, करेक्ट है ना। तो ऐसे में ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब भी आए तो देखो ट्राइंगल के अंदर दो ही फंडे हैं, या तो बीपीटी आएगा या सिमिलर ट्राइंगल्स आएंगे। और अगर हमारे पास एक एंगल दे रखा है, ट्राई करो दूसरा एंगल ढूंढने के लिए, क्योंकि 99% क्वेश्चन जो है वो दो एंगल वाले आएंगे। और अगर नहीं मिला 1% चांसेस है तो एक साइड जरूर दे रखी होगी। तो साइड के कॉन्सेप्ट से आप जो है एस अगर तीनों साइड्स हैं, दो साइड और बीच वाला एंगल दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट से वैसे 99% हमारे पास डबल ए वाले क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इसके अंदर ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बीपीटी को तो मैं ये नहीं कहूँगा रट लो, बीपीटी तो कंफर्म है आएगी ही आएगी। इसके साथ हमारे पास दूसरा जो ज्योमेट्री का चैप्टर आता है वो है सर्कल्स। अब सर्कल्स चैप्टर के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
एक आप लोग को ध्यान रखनी है कि अगर किसी सर्कल पे, अब चैप्टर का नाम तो है सर्कल बट इसमें ज़्यादातर टेंजेंट्स ही आती हैं, तो हमारे पास एक थ्योरम क्या है कि अगर एक टेंजेंट बनाई जाए, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनाई जाएगी वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम के प्रूफ जरूर याद कर लेना। वैसे इसके प्रूफ के चांसेस थोड़े से कम हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाई गई रेडियस, सारी रेडियस नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाई गई टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। और दूसरा, अगर एक सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, ये हमारे पास बाहर एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट और यहाँ से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इनकी लेंथ इक्वल होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखना, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन के जरिए, मैं दो क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सर्कल चैप्टर में। इस थ्योरम को तो याद कर लेना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कौन से हैं देखते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक विद रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। A chord of the bigger circle is tangent to the smaller circle. Find its length. तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास पहली थ्योरम से जुड़ा हुआ है। ये कैसे पता लगेगा? डायग्राम बनाते ही। हमारे पास एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर सेम है, तो ये दूसरा सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। बच्चों अब डायग्राम के बारे में आपको बता दूं, ज्योमेट्री में डायग्राम बनाने के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए एग्जाम में डायग्राम मत छोड़ के आना। डायग्राम बना दिया, इसके अंदर एक ऐसी कॉर्ड है जो टेंजेंट है छोटे सर्कल, यानी ये रही टेंजेंट, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दिया। ये ए बी हमारी कॉर्ड थी। अब आप देखो कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर तो दोनों का सेम हुआ, ऐसे में इसकी रेडियस छोटी वाली 3 दे रखी है, बड़े वाले की 5 दे रखी है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं? सो बाय द थ्योरम हम लोग जानते हैं OP परपेंडिकुलर होगा AB के, यहां मिलेगा आपको मार्क्स। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई थ्योरम लगा के हम लोगों ने स्टेप को लिखा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, फिर पाइथागोरस थ्योरम बन गई। OA का स्क्वायर बनता है OP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर। ये दे रखा है 5 का स्क्वायर, OP हमारे पास 3 का स्क्वायर है और ये AP का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 25, 9 और AP का स्क्वायर, यानी कि 16 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो AP की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब AP 4 है, हम ये भी जानते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब हमारे पास ये जो OP है वो बाइसेक्ट करती है AB को। ठीक है ना, तो बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब AB की वैल्यू निकालनी है तो AP का डबल कर देना, तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लगा के इस पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जहां दूसरा क्वेश्चन है वो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जहां से हम लोग इसके बारे में मीन, मीडियन और मॉड निकालते हैं। देखो जो बहुत जल्दी से हमें बिना टेबल को डिस्टर्ब किए मिलता है वो है मॉड। उसके लिए करना क्या है, आप लोगों ने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को अंडरलाइन कर देना है और यहाँ कहना है कि हमारी जो मॉडल क्लास है वो है 15 to 20। इसका मतलब L की वैल्यू हो गई 15 लोअर लिमिट। H क्लास साइज जो 5 का है, H मिल गया। इसको कहेंगे हम लोग F1, पहले वाली F0, आगे वाली F2। तो आप यहां पे रख के निकाल सकते हो, यानी कि मॉड क्या होगा? मॉड होगा L प्लस यहां हो जाएगा F1 यानी कि 15 माइनस 6 अपॉन 2 टाइम्स 15 माइनस 6 माइनस 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15। ये माइनस करने पे मिल गया हमें 9, ये हो गया 30 माइनस 16 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 45, नीचे अपने पास आ गया साहब 14। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें और इसकी जब वैल्यू हम लोग चेक करेंगे
तो ये ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फाइंड आउट करने के लिए एक इसमें डिवीजन अप्लाई कर देना, तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3.2 आएगा, तो 15 प्लस 3.2 यानी कि 18.2। तो इस तरीके से हम लोग बिना डिस्टर्ब किए निकाल सकते हैं मॉड, और थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से निकलेगा मीडियन। उसके लिए हमें CF निकालना जरूरी है, तो CF निकाल लेते हैं। CF क्या होता है भाई, 5, 6 जोड़ दिया 11, ये ऐड करने पे 26, ये 36, ये 2 और ऐड किया 38, ये 2 और ऐड किया 40। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 40। इसके बाद CF, तो आपको करना क्या है, 40 कहाँ, 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि बन गया 20। तो यानी कि 20th एंड 21st टर्म, तो 20th और 21st टर्म कहाँ पे आएगी, इस लाइन में आएगी। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है यही हमारी मीडियन क्लास बनेगी। तो मीडियन क्लास ये है हमारे पास 15 से 20। इसका मतलब ये हुआ L की वैल्यू हो गई 15, H यहाँ पे भी 5 है, और CF होता है इसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF और इसको F कहेंगे। तो बेटा ये रखने पे हमें मीडियन मिल सकता है। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपने पास दे रखा है, L यानी कि 15 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, CF मतलब 11, फ्रीक्वेंसी मतलब 15 इंटू 5। तो ये अपने पास हो जाएगा 15 प्लस 20 माइनस 11 यानी कि आ गया 9 अपॉन 15 और ये 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये आ गया 3 यानी कि 18। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। और तीसरा बचा मीन। अब मीन की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूं, पहले XI निकाल लेना। XI होगा इसकी मिडिल वैल्यू, तो अगर आप इनको ऐड करें तो 7.5, फिर आ रहा है 12.5, फिर आ रहा है 17.5, ठीक है, फिर आ गया 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5। तो बच्चों ऐसे में हमारे दिमाग में खिचड़ी पक सकती है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को ये वाला जो मैंने नया वाला मेथड बोला है इसको अप्लाई करना। इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है, किसी एक को मिडिल में मान लो। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको मिडिल ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से A एज्यूम्ड मीन बना लेना। एज्यूम्ड मीन हो जाएगा 17.5। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे UI का फॉर्मूला होता है A XI माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई H। बड़ा ही सिंपल होता है, जिसको हाईलाइट किया इसके सामने लगाना 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 एंड 3। इससे जल्दी हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तब आप ये देखो, इसके अंदर हमें FI/UI निकालना है। तो FI/UI क्या होगा, FI/UI अपने लिए हो जाएगा FI और UI यानी कि माइनस का 10 माइनस का 6 0, ये बन गया 10, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। इजी। अब ये कितना हुआ, ये 10 और 10 तो मैं काट देता हूँ, -6 और 6 भी कट गया, बच गया 4। कितना आसान है मीन निकालना, इतनी देर में तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे होते अभी। तो A यानी कि 17.5 प्लस H यानी कि क्लास साइज जो 5 है, और ये है 4, और इसका टोटल हम लोगों ने 40 तो देख ही लिया है, ठीक है। कितना इजी हो गया, ये हो गया 10, इसको कट कर दिया 2.5 आ रहा है, तो 17.5 एंड 0.5 यानी हमारा आंसर हो गया 18। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हैं। इसमें अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एंड थैंक गॉड इस बार ओगिव जो है वो कैंसिल हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक बचता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारा इतना आसान क्यों है कि भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला याद करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी उसका रिजल्ट, ठीक है। और एक फॉर्मूला उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक, कॉइन्स,
ठीक है, अगर एक कॉइन है तो 2 आउटकम, 2 कॉइन्स हैं तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 आउटकम्स, 3 कॉइन टॉस किए गए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आउटकम्स। इस तरीके से कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट या एटमोस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एटलीस्ट 1 हेड, अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड, अगर 3 कॉइन फेंके गए तो कॉइन के साथ दूसरा आता है डाई, ज़्यादा हो तो डाइस। अब डाइस का अगर एक डाइस फेंकी, एक डाई फेंकी है तो 6 आउटकम, 2 डाइस हैं तो 6 इंटू 6 36 आउटकम्स। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन को पढ़ा सकते हो और इसके अंदर चॉइसेस आ सकती हैं। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो है हमारे पास कार्ड्स। अब इस कार्ड्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, वी हैव स्पेयर्ड, है ना, ये जो इस तरीके से काला पान कहते हो। फिर आता है हमारे पास क्लब्स, कुछ इस तरीके से बना होता है। देन वी हैव डायमंड, रेड में रहता है। और फिर आता है हमारे पास हार्ट, ठीक है, जो लाल पान होता है। और वैसे हम लोग जानते हैं इसके अंदर एक फेस कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन और जैक यानी कुल मिला के 12 होते हैं। तो भाई इस प्रॉबिलिटी में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक चीज़ें हैं नहीं, तो आपको करना क्या है, इन सब की एक थॉरो रिवीजन मैंने करवा दी है। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन पेपर अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मैंने बताया नहीं, आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है। एंड जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।